नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बातचीत में आज एक अदाकारा से हम आपको मुखातिब करवाएंगे। एक वो अदाकारा जिसने एक छोटी सी उम्र में झारखंड के जमशेदपुर से मुंबई तक का सफ़र तय किया। उम्मीदें काफ़ी रही थी और लगातार 10 साल तक संघर्ष के बाद जो कुछ मुकाम हासिल हुआ, आखिर कैसा सफ़र रहा? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से कंपटीशन वाली इस इंडस्ट्री में बात देखी जाती है, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ पर होती है। उन सभी रास्तों से निकलकर अगर कोई शख्स अपने मुकाम तक पहुँचता है, अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो वाकई अपने आप में एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन आज जिस अदाकारा से, जिस अभिनेत्री से हम आपको मुखातिब करवाएंगे, उनका सफ़र शुरू है भी और अभी काफ़ी कुछ बाकी भी है और लगातार उसी की जद्दोजहद है। आज हमारे साथ इस खास बात के कार्यक्रम में मौजूद हैं पूजा झा। काफ़ी फिल्में, फीचर फिल्में और वेब सीरीज में जिन्होंने अपनी जो अभिनय है उससे काफ़ी नाम कमाया है। सीधे मुखातिब होते हैं पूजा झा के पास और पूजा से जानते हैं कि आखिर जमशेदपुर से मुंबई तक का जो सफ़र क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे वजह क्या रही और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। पूजा, पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये समय निकाला, ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं अपनी बात कह पाऊं आपके जरिए से। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच, सबसे पहली चीज। थैंक यू। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों, आपका पहला सवाल है कि क्यों मैंने इस जर्नी को शुरू किया। जी, थोड़ी माफी चाहूंगी, हिंदी में कहीं कहीं पर कमजोरी है तो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करती रहती हूँ। बिल्कुल चलेगा। नहीं, हाँ। तो इस जर्नी की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंटली कही जाए तो इसलिए हुई क्योंकि मैं आर्ट के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रखती थी, बहुत ही छोटी उम्र से। जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशन, जो इंसानों के इमोशंस होते हैं, वो मैं बहुत छोटी उम्र से समझने लगी। बहुत ही छोटी उम्र से। मुझे याद है कि 3-4 साल की उम्र से जो आसपास देख रही थी मैं लोगों के, उनके सुख दुख, चीजें, ये मुझे बाद में समझ आया। अब जब मैं सोचती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यही रीजन है कि मैं सिंपैथाइज कर पाती हूँ लोगों से। और एक एक्टर जो होता है उसका सबसे पहला काम है सिंपैथाइज करना विथ द इमोशंस ऑफ द पीपल, ऑफ द कैरेक्टर। जो किरदार मैं निभा रही हूँ, अगर वो बुरा भी है, अगर वो मर्डर भी करता है या वो बहुत अच्छा पूजा भी कर रहा होता है, तो मुझे उसके उस कर्म से सिंपैथाइज करना पड़ेगा। जी। इमोशंस को बहुत छोटे समझे। तीसरा रीजन ये हो गया कि जहां मेरा शहर है जमशेदपुर, तो मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। उनका कोई कला से संबंध नहीं है और हालांकि मेरे पूरे परिवार का किसी कला से कोई संबंध नहीं है। आईएएस, बैंकिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सेटअप है पूरा। और मुझे लगता है सबसे कम पढ़ी लिखी लड़की मेरे पूरे फैमिली में है। लेकिन आज आप अपना नाम भी कमा रहे हैं इस सब के बावजूद। हाँ जी। हाँ, हालांकि मैं बाहर की किताबें बहुत पढ़ती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और कम से कम साल में 60 से 70 किताबें मैं पढ़ती हूँ। ये है मेरे साथ में। तो वो रहा कि वहां पर कला का जो मीडियम था वो बहुत शॉर्ट था, छोटा था। मैं छोटे से उम्र से पार्ट लेती थी डांस कॉम्पिटिशन्स में अपने एरिया के। उसके बाद एरिया से निकल के मैं
जमशेदपुर में स्टेट लेवल पे करने लगी, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने लगी, पापा से पैसे लेके और फॉर्म का पैसा भर के नाम लिख के डांस करके आ रहे हैं। अपना कॉस्ट्यूम बचपन में ही वो कॉस्ट्यूम लेके खुद से खरीदना, मेकअप खुद से करना, पूरा वो जो आज कर रही हूँ मैं बड़े लेवल पे, वो वहां से शुरुआत हो गई थी 5 साल की उम्र से। और डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी। तो मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा था। अप्रूवल की बड़ी दिक्कत रही मेरी पूरी जिंदगी कि 5 साल की उम्र से मुझे अपने लिए लड़ाई करनी पड़ी। जब वो कॉलोनी का कंपटीशन हुआ करता था तो वहां पर चेयरमैन के बच्चों को प्राइज दे रहे हैं, चेयरमैन के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे में टैलेंट है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। जब समझ आया कि ये तो टैलेंट है ही नहीं, यहाँ तो चेयरमैनशिप और ये और वो चल रहा है, तो मैंने बोला नहीं, ये कंपटीशन में भाग ही नहीं लेना है, चीटिंग है, छोड़ दो। तो पूजा यही जो चीज़ है जिस वजह से आपने एक दिलो जहन में जो आपके बात आई और उसके बाद आपने मुंबई तक का सफ़र तय किया। क्या आज भी अगर हम बात करें तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जहां आप जुड़े हैं वहां भी क्या यही हालात हैं? यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो मैं बताना चाहूंगी कि जो क्रीम लेवल की इंडस्ट्री है, जो फिल्में आप सब देखते हैं, जो पूरी दुनिया को पता लगती है कि बाजीराव मस्तानी आई है या गंगूबाई आने वाली है या RRR है, सिम्बा है, सिंघम है, तो ये लेवल पे जो काम हो रहा है वो बहुत तरीके का है। मतलब जिसको मैं ए लिस्टर जॉब कहती हूँ और ए लिस्टर लोग कहती हूँ जो इसमें एसोसिएटेड है, जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत क्लियर कट काम चल रहा है। किसी कोई ईगो, कोई शो ऑफ, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है। सीधा सिंपल जॉब काम है, करते हैं, आ जाते हैं। बट जहां उससे नीचे की बात शुरू करें, उस लेयर को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद का जितना भी लेयर है, यानी एक कैटेगरी को हम छोड़ दें, एक कैटेगरी को छोड़ दें जी, DCDEF, ठीक है, जितना भी आ जाता है वो ए छोड़ के, वहां सब में दोस्ती, फेवरिज्म, कॉन्टैक्ट्स, मूड स्विंग्स। आज हमारा मूड अच्छा है तो आज हम कंटेन करेंगे, कल हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो वो अनप्रोफेशनलिज्म का बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, नए बच्चे पिस जाते हैं, या वो जो बहुत इमोशनल है, सीधे हैं, वो पिस जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। जॉब करने बैठे हैं हम, काम करने बैठे हैं, हमने एक दुकान बनाई, दुकान लगाई। अगर कास्टिंग की बात कर ले, कास्टिंग कंपनी की बात कर ले, तो कास्टिंग कंपनी का काम है कास्टिंग करना। तो अब आपके पास 100 एक्टर आएंगे दिन, क्योंकि एक्टरों का काम है आपके पास काम मांगने आना। उसमें आपका मूड स्विंग नहीं हो सकता। बिल्कुल। और उनका मूड स्विंग होता है। और मैंने कितने लोगों को सुना है, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं बहुत बचपन से स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुद तय की है। बट मैं बहुत सारे लड़के लड़कियों को, दोस्तों को, उनको देखती हूँ कि उन्हें बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी को मिलने गई, मैंने बोला हाय, आई एम पूजा एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई मीन अ पार्ट, एंड आपकी कंपनी से फोन नहीं आ रहा है सर बहुत सम टाइम। एंड ही शाउटेड मी एनीथिंग ऑन द रोड। आराम नगर का एक रास्ता है जहां पर वो ऑफिस है, उसके सामने उस बंदे ने मुझे घूम के जवाब दिया। क्योंकि मैं सलवार कमीज पहन के किसी और ऑडिशन से कहीं और जा रही थी, मैं ऐसा टर्न हुई, आंखों में आंसू लेते हुए मैं रिटर्न अपनी गाड़ी में बैठी हूँ वापस। आई मीन दैट्स रियली सैड। यानी नए लोगों के लिए आपका कहना यह है कि जो नए लोग जो आते हैं, और खासकर अगर फीमेल की बात की जाए तो उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना भी शायद आसान नहीं है। फीमेल हो सर या मेल हो, एक तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी ही आसान नहीं है, एक बात हो गई वो। दूसरी बात यह है कि मुझे जो बुरा लगता है पर्सनली, वो ए लिस्टर को छोड़ के बाकी के लेवल पे आ जाए अंदर, कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को साइड रखते हुए काम नहीं करते, उसको भी लेके आते हैं साथ में काम पे। वो मत लाओ यार। आपके घर में लड़ाई हुई है, आपकी मम्मी ने आपको चाटा मारा, आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हुई, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हुई, उसको घर में छोड़ के लॉक करके आप ऑफिस में बैठो ना। That's the biggest problem with people. I don't like it. अच्छा, ये जानना, अभी देखिए पिछले कुछ समय से चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, लगभग 1.5 साल के करीब हो गया, तो फिल्मों की शूटिंग्स या बाकी की सारी शूटिंग्स वगैरह भी, आप लोगों का वर्किंग काफ़ी कुछ बंद रहा। अब थोड़ा सा दरवाजे खुलने लगे हैं,
काम शुरू होने लगा है, शूटिंग वगैरह होने लगी है। यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ कि इस दौरान बहुत लोगों को शायद काम भी नहीं मिला या किसी भी वजह से जिनकी ट्यूनिंग थी, या जो आप बता रहे हैं कि ए कैटेगरी वालों के लिए दिक्कत नहीं थी, लेकिन ए से लेकर और नीचे तक की जो भी कैटेगरीज है वहाँ के लोगों को सबसे बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। अभी हाल ही में एक मसला हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, काफ़ी चर्चित मसला हुआ। मसला तो हालांकि पिछले 1-2 साल से चल रहा था कि एक सुसाइड केस हुआ था एक फिल्म अभिनेता का। उसके बाद वो भी आपको ध्यान होगा, लगातार जिस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में एनसीबी ने जो अपनी वर्किंग जो छापेमारी शुरू की, उसमें कई फिल्मी हस्तियों के नाम आए। और हाल ही में राज कुंद्रा का भी नाम एक अलग ही तरह के मामले में सामने आया। क्या कहेंगे कि वाकई मुंबई की इस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं? सर, कुंद्रा साहब के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी इसीलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने उस मुद्दे पे अभी तक पढ़ाई नहीं की, ना उसके न्यूज पे मैं तह तक गई। बिकॉज उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे पहले से पता था। हॉट शॉट्स नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो एरोटिका बनाती थी, एंड एरोटिका आज के डेट में सब बना रहे हैं। तो अगर सिर्फ उतने से मुद्दे की बात है तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत। पर अगर कुछ और भी अंडरलाइन चीजें हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, जो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो फिर अगर मैं इस पर कमेंट करूंगी तो अगर वो गलत चीज है तो मैं उसको सही नहीं बोलूंगी। इसीलिए आई डोंट पर्टिकुलरली नो द होल स्टोरी, बट जितना स्टोरी मुझे पता है कि उनकी कंपनी जो एरोटिका प्रोड्यूस करती थी, दैट इज एन ओके जॉब, दैट वाज डन बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक वो ही नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ पर जैसे अभी इनका पूरा मसला आया था, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, नहीं पढ़ पाए होंगे, सुना होगा आपने कि ये इन्होंने जैसे पॉर्न फिल्में वगैरह बनाई है, अपनी अलग कंपनी है, काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं और लगातार मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस मामले में पूछताछ भी कर रही है। सवाल केवल इतना सा कि क्या ठीक है, एक तो कोई नामी व्यक्ति हुआ, उसकी बात अलग है, लेकिन जो लोग इस लाइन में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपना मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद में हैं, आप जैसे भी कई दूसरे और कलाकार हैं, क्या केवल जानना वही चाह रहे हैं कि क्या आप जैसे कलाकारों के हिसाब से ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये ठीक हैं क्या? सर, बिल्कुल ठीक तो कभी भी नहीं होगी कोई भी चीज। इलीगैलिटी तो पूरी दुनिया में है। मैं अभी बड़ी हो रही हूँ, जब मेरे मस्तिष्क की जो पावर है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले मैं टीनेजर के हिसाब से सोचती थी, आज कुछ समय से मैं हमेशा अपने काम में इन्ग्रॉस्ड रही। तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि जो तुमको करना है उस पर फोकस करो, जो यहाँ चल रहा है उसको छोड़ो। तो वो तो गलत ही है, बट मेरा मानना ये है कि फोकस मैं जो अपने लिए करती हूँ मैं वही बता पाऊंगी, और लोगों का तो मैं कैसे बताऊं। मैं यही करती हूँ कि मुझे अगर ईस्ट में जाना है तो मैं ईस्ट का रास्ता पकड़ के चलती रहती हूँ। उसमें ये बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मारियो में वो चलता था ना कूद कूद के, मारियो जो गेम आया करता था, उस तरीके से मैं भी मारियो की तरह कूद के ईस्ट की तरफ जा रही हूँ। ये सब चीजें देखती रहती हूँ, रास्ते में होती रहती हैं। बट देन मेरे पास ये प्रिविलेज नहीं है दो तरीकों से। एक, ना कि मैं इस इंडस्ट्री केवल बात ये कि ये जो चीजें हैं जो हम पूरी दुनिया ने देखा है, सुना है, क्या ये ठीक है या नहीं है? बस नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या इसे एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा माना जाए? ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री मैंने बताया ना आपको क्या है, वो 20 लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, सिर्फ 20 लोग 30 लोग जिनको मैं फिल्म इंडस्ट्री मानती हूँ। जो भंसाली सर की बात करें, या हम करण जौहर जी की बात करें, हम अमर कौशिक जिन्होंने स्त्री बनाई है, अमित शर्मा जो मैदान बना। आपका कहना यह है कि हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो केवल 20 से 30 लोगों के बीच में सिमटी हुई है। उन लोगों ने जो तैयारियां की हैं, जो फिल्में बनाई हैं, वो फाइनल है। बाकी 20 से लेकर और नीचे तक की जो कैटेगरीज हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, क्योंकि वो 20 से 30 लोग जिनके बारे में बोल रही हूँ, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, इंडियन पब्लिक के दिमाग में क्या डाल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो देखने जाएंगे, क्योंकि आज आप रिपोर्टर हो या कोई भी आदमी, हमारा एज अ अडल्ट क्या बनता है कि हम अपने कंट्री को, अपने देश को
अपने लोगों को वो फीड करे जो जिससे उसका ग्रोथ हो, ना कि वो फीड करे जिससे कि उनका पतन हो। तो मुझे वो 30-40 लोग पसंद है, क्योंकि वो भले अपने अपने लाइफ में कुछ भी करते हो, जो उनका दायित्व है, अगर वो आर्ट के थ्रू नॉलेज एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो उसमें भी क्या फीडिंग होनी चाहिए जनता के प्रति, वो उसका ध्यान रख के फीडिंग देते हैं। नहीं, लेकिन अगर 20 से 30 लोग यहाँ पर उस लिस्ट में हैं, उस सूची में हैं, लेकिन बाकी के जो लोग जिनका सफर शुरू हुआ है, जो सफर हाँ, की शुरुआत कर चुके हैं, बीच रास्ते में हैं, तो कहीं ना कहीं, हाँ, और आप जैसे जितने भी कलाकार हैं, तो उनको भी हाँ, तो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक, अपने मुकाम तक पहुंचना जरूरी होता है। तो क्या उनको point, ऐसे लोगों हाँ, द्वारा क्या तवज्जो दी जाती है, उनको मदद की जाती है, या उनको दूसरे तरीके से जो अक्सर सुनने में आता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, ये होता है, क्या वो सारी चीजें देखनी या सहन करनी पड़ती है? सर सहन तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बताऊं कि आज जब ये दौरान चल रहा था, जब ये चैनल चल रहा था 15 साल का, तो बहुत सारे लोगों को इसका ऑफर आया होगा, बहुत सारे एक्टरों को आया होगा। आज भी हम काम कर रहे हैं तो ऑल्ट हो गया, ठीक है, आप बहुत सारे पोर्टल हैं या बहुत सारे शोज हैं जिसमें तरह तरह के, हम आर्टिस्ट हैं तो हमारे पास 10 तरीके के काम आते हैं। क्या लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे हाथ में है। सेम होता है जब हम बात करते हैं डायरेक्टरों की और प्रोड्यूसरों की। तो जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइन ऑफ थॉट के नहीं है या मेरे करियर को आगे नहीं बढ़ा सकते, मेरे रास्ते में मदद नहीं आ सकते, उनसे मैं कोई तवज्जो नहीं रखती, उनसे कोई मतलब नहीं रखती, मैं अपना निकलती चलती हूँ। सबको हाय हेलो अच्छे से बात करना है, ठीक है, क्योंकि द्वेष, अच्छी बुरी चीजें एक आदमी का आईना होती है, वो अंदर जैसा है उसके बाहर भी वैसा होगा। एंड आई डोंट रियली हैव टू सी ऑल दिस। मेरे पास तो घोड़े की नाल लगी, आई एम जस्ट वॉकिंग स्ट्रेट ऑन माय पाथ, दैट्स इट, इज व्हाट माय फीलिंग इज ऑल अबाउट। और मैं सबको यही बोलूंगी। अच्छा, यहाँ क्योंकि यहाँ चालन, पर जी, हाँ, यहाँ पर आपने एक चीज कही अभी कि जो चीज आपके पास अलग अलग ऑफर आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग आपसे मिलते हैं, आप उन लोगों से मिलते हो, अलग अलग किरदारों के बारे में बात होती है। तो अगर हम पूजा झा की बात करें तो पूजा झा किस तरह के कैरेक्टर्स को निभाना चाहती हैं, किस तरह की फिल्मों में जाना चाहती हैं और क्या हासिल करना चाहती हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो मैंने 10 साल की रिसर्च में ये पाया कि वो जो मेन ए लिस्टर ग्रुप है, मुझे उनका काम अच्छा लगता है, उनका तरीका अच्छा लगता है, उनका अप्रोच अच्छा लगता है। तो ऑफ कोर्स मैं वहां जाना चाहती हूँ, उनके बीच काम करना चाहती हूँ। वो मेरा होल एंड सोल गोल, वही मेरा होल एंड सोल गोल है, क्योंकि उनके द्वारा मैं इस दुनिया में जानी जाऊंगी। उनके द्वारा मैं उस तरीके की कहानियां मेरे सामने, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो फिल्म अक्षय कुमार जी ने लाई, जिनकी उनकी फिल्म थी, ठीक है, आर बाल्की साहब ने डायरेक्ट की थी। या आप बाजीराव मस्तानी की बात करें, मेरी फेवरेट फिल्म है, इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ वो फिल्म का नाम। या अब जो फिल्में आने वाली हैं, तो वो फिल्में कोई ना कोई मैसेज देके जाती है इस जनता को, दुनिया को, और उसके जो किरदार होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। तो वो किरदारों से रिलेट करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि मैंने वो किरदार कौन होते हैं जो हमारी आम जनता के बीच का ही किरदार होता है, एक हस्बैंड, एक वाइफ, या दो प्यार करने वाले, या दो दुश्मन, या स्टॉक मार्केट के ऊपर जो फिल्म आई थी, या वेब सीरीज 1992 हंसल मेहता जी की फिल्म। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत जज्ब किया है और बहुत अच्छे इनके पास प्रोडक्ट होता है, जिसके बहुत ताकतवर अच्छे किरदार होते हैं, जो दुनिया वाले, जो ऑडियंस है वो रिलेट करती है। तो ऐसे डायरेक्टरों की फिल्म जिनमें ऐसे किरदार हैं यानी जो रिलेट करते हैं। आपका कहना यह है कि जो एक कैटेगरी के जो 20 से 30 लोग जो सूची आपने तैयार की हुई है, अगर उन लोगों का कोई भी ऑफर आपके पास आता है तो आप बेशक उनके साथ काम करेंगे। सवाल ये कि क्या एक के अलावा अगर बी, सी, डी या उससे नीचे की कोई भी कैटेगरी के लोग, फिल्में बनाने वाले, अगर आपको कोई रोल प्ले करने के लिए अगर ऑफर करते हैं तो क्या आप तैयार होंगे? बी सी में मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बेहतरीन फिल्म
बनती है एज सच। और सीरियस फिल्म मेकिंग तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर चलो बन भी जाती हैं तो उनके जो काम करने के तरीके हैं, जो ऑफिस में होता है, जो ऑफिस में हमारा प्री प्रोडक्शन, ऑडिशन, मीटिंग, कास्टिंग, ये वो, उसमें बहुत घुमावदार लच्छेदार कहानी है जो मेरे समझ के बाहर है। मैं सीधा काम करना समझती हूँ। मैं आऊंगी सर, आपसे मिलूंगी, आपसे मीटिंग होगी, आपको मैं पसंद हूँ ये रोल के लिए, मैं ऑडिशन करूंगी, लुक टेस्ट करूंगी, आपको समझ में आ गई, ठीक है, शूटिंग किया, खत्म हो गया, डबिंग किया, प्रोजेक्ट बन गया, रिलीज हो गया। ये सिंपल जो मेथड है, मैथमेटिक्स है, वो मेरे समझ का है। पर मैं खुश करूं, बातें करूं, वो बातें करूं जो आपको चाहिए, या बीइंग अ फीमेल मैं दबूं, मैं छोटी महसूस करूं, नहीं। और फीमेल को एक्चुअल तवज्जो ए लिस्टर वाले दे रहे हैं, और मुझे वो चीज पसंद है। दैट्स द मेन पार्ट। मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज सिखाई, एक ही चीज है जिसके लिए मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, बीइंग अ फीमेल, अपनी छाप छोड़ना, एंड आई एम ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अ मैन, एंड माई ड्रीम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज अ मैन, एंड माई पेमेंट शुड बी एज इम्पोर्टेंट एज अ मैन। कोई कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जो कुछ फिल्में की हैं, कुछ चर्चित नाम भी रहे हैं, आप बताइए। बड़ी फिल्में जो की हैं, जी। जिसमें मैंने शुरुआत की थी किरदार से, कैरेक्टर प्ले करने से, तो मेरी सबसे पहली बड़ी फिल्म थी साहिब बीबी गैंगस्टर थी, जो तिग्मांशु धूलिया जी की थी। और तिग्मांशु जी वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर है, फेवरेट। अच्छा, मैं जो सोचती हूँ मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ, मुझे लगता है। तो मैं तिग्मांशु जी का नंबर और उनके ऑफिस का एड्रेस ढूंढ ही रही थी कुछ 6-7 महीने से। तब तक इत्तेफाकन मैं खड़ी थी एक ऑफिस के बाहर, एक लड़की आई और पूछी, अरे ये तिग्मांशु धूलिया का ऑफिस कहाँ है? मैंने बोला क्यों? वो 20 से 22 साल का कुछ चल रहा है। मैं सीधा ऑफिस पहुंच गई। वहां पे एक हेमंत साहब करके है, हेमंत शर्मा। मैंने, सर कुछ चल रहा है, मुझे काम चाहिए। बोले हाँ, नाम लिख दो यहाँ पे। नाम लिख दिया मैंने। वहां उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि मैं चित्रांगदा की बहन के हिसाब से जा रही थी, मेरा फेस जा रहा था। उन्होंने मेरे से डांस का ऑडिशन लिया ऑफिस के बाहर, जो चबूतरा होता है वहां पर। कोई प्रॉपर ऐसा नहीं कि कैमरा लगा दिया और ऐसे हाँ लाइंस बोलते रहो, नहीं नहीं। इट वाज फन, इट वाज नाइस। एक सीन उन्होंने समझाया मुझे और बाहर आंगन में ले गए, बोले ये लोग कपड़े उतारो, और कपड़े टंगे हुए थे, कपड़े उतारना है उससे, और अपनी बहन से बात करना है, सूखे हुए कपड़े। वो एक सीन वहां किया, एक यहाँ किया, और मेरा सेलेक्ट 2 दिन बाद फोन आ गया, तुम कर रही हो। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तिग्मांशु जी का जो है, मैं उसको भी ए लिस्टर में ही डाल रही हूँ, क्योंकि वो भी सीधा काम करते हैं। सीधा काम, ऐसा काम जो पूरी दुनिया तक चर्चित होता है, दैट इज फॉर मी, दैट इज ए लिस्टर। तो ऐसे मुझे मजा आया। तो ये सबसे बड़ी फिल्म थी। उसके बाद उनकी अगली फिल्म मिलन टॉकीज भी मैंने की थी, और मिलन टॉकीज में बहुत छोटा सा किरदार था। मुझे फोन आ गया था, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को करना है। तब शुरुआती दौर की बात थी, और मुझे काम छोड़ना नहीं था फिल्मों का, क्योंकि फिल्म में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक फिल्म है 1/2, जिसमें मैंने सेकेंड लीड लड़की का किरदार प्ले किया है। वो OTT प्लेटफॉर्म पे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर वो फिल्म है। और एक IAS ऑफिसर, एक 2 लड़कियां होती है गांव में, एक IAS ऑफिसर होती है, बन जाती है, और एक वही अनपढ़ और बेवकूफ सी रह जाती है। दूसरी जो अनपढ़ वाला था, जो दोस्त की दूसरी दोस्त होती है, जो बहुत खुश होती है अपनी दोस्त के IAS बनने पे, वो किरदार मैंने निभाया है। इम्पोर्टेंटली 2-3 चीजें बताऊंगी। एक फिल्म है जिसका नाम है अ बिटर पिल, अ बिटर पिल, जो कि YouTube पे है, 6 सिग्मा फिल्म्स में है, और उसके डायरेक्टर है आशुतोष कुमार झा। आपने गंदी बात भी की थी ना? गंदी बात भी की। उसके जो डायरेक्टर है सचिन मोहिते जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहचान है हमारी काफी पुरानी। और उन्होंने ये समझा कि मैं कितना बोल्ड कर सकती हूँ या कितना नहीं कर सकती हूँ, उस हिसाब से उन्होंने मुझे एक किरदार दिया, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर आर्टिस्ट का फील आएगा उसमें। आपको कहीं भी स्लीज नजर नहीं आएगा मेरे परफॉर्मेंस में। आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन बेट ऑन इट। तो बिल्कुल पूजा जी, लगातार आपका सफ़र जारी है, और उम्मीद यही करते हैं कि आपकी जो चाहत है, और ख़ास तौर से एक कैटेगरी के लोगों के साथ जुड़ने की, उनके द्वारा बनाई जा रही फिल्मों में रोल प्ले करने की, वो आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो।
काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में बताया और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की ये फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री वाकई, और यहाँ पर अंदर दाखिल होना और कामयाब होना वाकई आसान नहीं, और इसके लिए काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं और पापड़ बेलने पड़ते हैं। पूजा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।